ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशिया खान। खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। थाना खेरागढ़ में एक बार फिर पकड़ा गया लाखों की अवैध शराब का जखीरा। आबकारी टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर पकड़ी 800 लीटर शराब। ट्रेनों में होने वाली वारदातों के लिए रेलवे पुलिस ने चलाया अभियान। चेकिंग के दौरान 3 बदमाश धर दबोचे, बरामद हुआ चोरी का सामान। थाना ताजगंज के रिहायशी अपार्टमेंट के बेसमेंट में चल रहा था हुक्का बार। कृपाधाम सोसाइटी के लोगों ने जताई नाराजगी, जाम लगाकर निकाला गुबार। और बैंकों की तर्ज पर अब डाक विभाग ने भी शुरू की एटीएम सेवा। राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया ने प्रधान डाकघर में किया शुभारंभ। अब खबर विस्तार से। खेरागढ़ के चीतगांव में छापामारी के दौरान पकड़ी 800 लीटर अवैध शराब, जिसे आबकारी विभाग ने थाना पुलिस के सहयोग से पकड़ लिया। इस कार्रवाई में एक महिला सहित एक युवक को भी गिरफ्तार किया गया है, जो अपने घर से इस काले कारोबार का संचालन कर रहे थे। थाना खेरागढ़ क्षेत्र के चीतगांव में एक बार फिर बड़ी कार्रवाई के बाद शराब के बड़े जखीरे को पकड़ने में सफलता मिली है। इलाकाई पुलिस के साथ जिसे आबकारी विभाग की टीम ने अपने कब्जे में ले लिया। दरअसल लंबे समय से सोमवीर नामक व्यक्ति के यहाँ शराब के अवैध बिक्री की शिकायत मिल रही थी। मुखबिर की सूचना के बाद एक्साइज टीम ने दलबल के साथ धावा बोल दिया और 800 लीटर शराब के साथ 10 ड्रम बरामद कर लिए। करीब 600 वर्ग लीटर रेक्टिफाइड स्पिरिट है और कौवे हैं बने हुए नकली शराब। जी सर, कहाँ की शराब है? कोई लेवल है इसमें? नहीं, कोई लेवल नहीं, विदाउट लेवल है और इनके अभियुक्तों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसके यहाँ पकड़ी गई? ये नगला चीत का लोकेंद्र है और सोमीर है उसके लड़कों के। लोकेंद्र जी बताया गया पहले भी ये लोकेंद्र के इनके खिलाफ एफआईआर, दोनों खिलाफ पहले भी पूर्व में भी एफआईआर की जा चुकी है और योगेंद्र अभी जेल में है। इस कार्रवाई में विभागीय लोगों ने सोमवीर की पत्नी और बेटे ब्रजेश को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि सोमवीर फरार होने में सफल रहा। गौरतलब है कि बीते समय पहले भी सोमवीर के यहाँ 1 करोड़ रुपए के लगभग की अवैध शराब पकड़ी गई थी, लेकिन पंचायती चुनाव की हवा के साथ एक बार फिर शराब का ये काला कारोबार देहात इलाकों में अपने पैर पसारने लगा है। आबकारी टीम को जिससे निपटना आसान नहीं होगा। चलती ट्रेनों में लूट की बढ़ती घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से जीआरपी पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान में जीआरपी पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता मिली जब 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से चोरी के 19 मोबाइल भी बरामद किए हैं, जो इनके द्वारा यात्रियों से चुराए गए थे। रेल यात्रा के दौरान होने वाली लूट और छिनैती की घटनाओं को लेकर गंभीर जीआरपी पुलिस अब इनके घटनाओं को रोकने के लिए इन दिनों एक अभियान चला रही है, जिसके तहत कई टीमें गठित कर छापामार कार्रवाई की जा रही है। आज भी इस तरह की कार्रवाई जीआरपी पुलिस द्वारा की जा रही थी, तभी 3 शातिर अपराधी जीआरपी के हत्थे चढ़ गए, जो चलती ट्रेन और आउटर पार्क खड़ी ट्रेनों में से यात्रियों के फोन छीन फरार हो जाया करते थे। जब इन शातिर अपराधियों से सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि इनके द्वारा दर्जनों वारदातें की गई हैं। इनके कब्जे से चोरी किए गए तकरीबन 19 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 2.5 लाख रुपए की गई है। एसओजी प्रभारी हमारे इनके निर्देशन में और चौकी इंचार्ज ये शातिर मोबाइल चोर पकड़े गए हैं। दूसरी एक उपलब्धि हमारी मथुरा पर भी मोबाइल चोर सब पकड़े गए हैं। एसपी जीआरपी ने बताया कि इन शातिरों की गिरफ्तारी के बाद प्रयास लगाए जा रहे हैं कि ट्रेनों में लूट और छिनैती की घटनाओं पर अंकुश लग सकता है और आगे भी ऐसे अभियान चलते रहेंगे। थाना ताजगंज के कृपाधाम अपार्टमेंट में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब यहां बेसमेंट में चलने वाले हुक्का बार को लेकर अपार्टमेंट के लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा खड़ा कर दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हुक्का बार संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दे जाम खुलवाया। शहर में कई जगह संचालित किए जा रहे हुक्का बार पार्लरों का विरोध अब शुरू हो गया है और इसके लिए पहला मोर्चा खोला है ताजगंज स्थित कृपाधाम अपार्टमेंट के लोगों ने, जिन्होंने इस हुक्का बार के विरोध में सड़क जाम कर जमकर हंगामा किया। जाम लग रहे हैं लोगों का आरोप है कि अपार्टमेंट की पार्किंग की जगह में ये हुक्का बार अवैध रूप से बना हुआ है और इसमें आए दिन कम उम्र के युवक और युवतियां आते हैं जो नशे का सेवन करते हैं, जिसका प्रभाव अपार्टमेंट के बच्चों पर भी पड़ रहा है। इसी के साथ जब संचालक से जानना चाहा कि इसकी अनुमति कहां से ली गई है तो संचालक ने कहा कि आप कहीं भी शिकायत कर लो, जिसके बाद अपार्टमेंट के सभी लोग एकजुट हो गए और इस हुक्का बार का विरोध शुरू कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब हुक्का बार की अनुमति जाननी चाहिए तो संचालक वहां से फरार हो गया। क्योंकि मैं 6 महीने से लगातार देख रही हूँ कि हाँ हुक्का बार खुला हुआ है,
लेकिन मैंने आज दिन तक मैंने कहा चलो जब लोग एक्शन नहीं ले रहे तो चलो ठीक है, इनकी मतलब मर्जी होगी सबकी तो चल रहा है इसमें। लेकिन अब हद हो गई। 2-2 बजे यहाँ के रात के, जब मैं तो पूरी ऑली भी घूमती हूँ, मैं 2 बजे भी रात को आती हूँ, 1 बजे भी आती हूँ, मैं गाड़ी से देख रही हूँ लड़कियाँ झूम के जाती हैं दारू पी के। गलत काम होता है और मैंने खुद अभी रंगे हाथों पकड़ा लड़कियों को वहाँ। लेकिन मैंने लड़कियों को इसलिए भगाया कि उनकी जिंदगी खराब हो जाएगी। लड़के को फिर भी बैठाए रखा, 2-3 लड़के भाग गए। तब उस समय मैं बिल्कुल अकेली थी, अकेली गई थी, अकेली। और जो चलाते हैं वो है रविंद्र चौधरी। और ये जो जगह दे रखी है इलीगल, जो पार्किंग है यहाँ की, वो इलीगल अपने कब्जे में किसी ने, पता नहीं कौन है, कौन उठाते हैं, कोई बंसल है यहाँ, राम बंसल है, जाने कौन है, मुझे नहीं मालूम ज्यादा उनका। तो उन्होंने इलीगल ये पार्किंग, जबकि ये फ्लैट वालों की पार्किंग है, इलीगल ये उठा रखा है, उसमें हुक्का बार खोल रखा है। और ये रविंद्र चौधरी कोई है, वो चलाते हैं इसको। देखिए ऐसे हुक्का बार हमने भी देखा नीचे जाके, तो एक केबिन बनी हुई थी, वहाँ पे लेटने का बैठने का सबका साधन था। और हुक्का बार में पहले ये हुक्का पिलाते हैं, फिर 10-12 बार रुक के रखे हुए हैं, और 10-12 साल 10-12 साल की लड़कियों के साथ गलत काम कराते हैं। हमने अभी 2 लड़के पकड़े, उनसे उन्होंने बताया कि हम 1200 रुपए 2400 रुपए देते हैं 1-1 घंटे के लिए। वहाँ पूरा रजिस्टर वगैरह हमने सब जब्त कर लिया है। वहाँ पे अवैध काम होता है, लड़कियों के साथ 12 लड़कियों को बेला पुसला के लाया जाता है मुंह बंद करके, और लड़कियों के साथ अवैध काम होता है वहाँ पर। हुक्का बार के संचालन से आज की नौजवान पीढ़ी एक बार फिर नशे की लत की शिकार होने जा रही है, जिसे लेकर हमें और आपको सचेत होने की जरूरत है कि ऐसी किसी भी गतिविधि का विरोध कर रहे लोगों की मदद की जाए, जिससे बच्चों का भविष्य बिगड़ने से बच सके। पश्चिमी संस्कृति को बढ़ावा देने वाले हुक्का बार आगरा में कई जगह संचालित हैं। आज ताजगंज के ताजवी चौराहे के पास कृपाधाम अपार्टमेंट में एक हुक्का बार के खिलाफ अपार्टमेंट के लोग सड़कों पर उतर आए। उनका आरोप था कि यहाँ पर जो किशोरियां हैं और युवक हैं आए दिन यहाँ पर आते हैं और नशे का सेवन करते हैं, जिससे युवा पीढ़ी लगातार बिगड़ती जा रही है। इस हुक्का बार के खिलाफ आज अपार्टमेंट के लोगों ने जाम लगा दिया और जमकर प्रदर्शन किया। अब देखना होगा पुलिस इस बार के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। कैमरा पर्सन बालू मिश्रा के साथ साजिद, ताज न्यूज आगरा। संजय प्लेस में काम करने आने वाली युवती के साथ छेड़खानी करने वाले युवक को युवती द्वारा शिकायत करने पर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने रंगे हाथ उस वक्त पकड़ लिया जब वो रोज की तरह आज भी युवती को रास्ते में तंग कर रहा था, जिसके बाद हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने उसे थाना हरिपर्वत पुलिस के हवाले कर दिया। युवतियों से लगातार छेड़छाड़ करते हैं, उसी का मामला संजय प्लेस के अंदर हम लोगों को जानकारी में आया। संजय प्लेस चौकी पर एक लड़का पकड़ा गया, उस लड़के को हम थाने लेकर आए। हमारी एक हिंदू बहन से उसने लगातार छेड़छाड़ करने का प्रयास करा, उसके साथ 4 युवक और थे, लेकिन मौके से वो भाग गए। एक लड़के को हम पकड़कर थाने हरिपर्वत ले आए, उसके खिलाफ यहाँ कार्रवाई की जा रही है। छत्ता थाना क्षेत्र का ये व्यक्ति है जो कि डेली क्या कहते हैं, इसलिए हमारी हिंदू बहन को परेशान करता था और आए दिन उसको दिक्कतें देता था। तो आज वो मौका बाज़ात पर पकड़ा गया, जिसको पकड़ के हम थाने लेकर आए हैं और हमारा पूरा प्रयास है कि उसको सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए। आगरा अलीगढ़ राजमार्ग के टेढ़ी बगिया पर सुबह उस वक्त दर्दनाक हादसा हो गया जब दैनिक क्रिया के लिए सड़क पार कर रहे एक व्यक्ति को तेज गति से आ रहे ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से गुस्साए लोगों ने आगरा अलीगढ़ मार्ग जाम कर दिया, जिसके बाद बड़ी संख्या में पहुंचे पुलिस बल ने मुश्किल जाम खुलवाया। ये अभी घटनास्थल पे हम लोग पहुंचे, हमने देखा कि इसमें जो नरेंद्र कुमार नाम का व्यक्ति है, सन ऑफ रमेश चंद्र, उम्र लगभग 35 से 40 वर्ष रही होगी। ये अपने काम से किसी फैक्ट्री में काम करता है, जैसा कि बताया गया है। अपने फैक्ट्री काम से फैक्ट्री जा रहा था तो रास्ते में इसका एक एक्सीडेंट हो गया जो ट्रक द्वारा किया गया और अभी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। शासन के निर्देश पर आयोजित तहसील दिवस में जनता की दर्जनों समस्याओं का निस्तारण किया गया। तहसील सदर में एसडीएम ए दिनेश कुमार की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने इस बार की आई शिकायतों को सुना और समय अनुसार समाधान का भरोसा दिलाया। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना तहसील दिवस में जनपद की सभी तहसीलों में जन समस्याएं सुनी गयी, जहां पर आम आदमी की परेशानियों के निस्तारण के विभिन्न विभागीय अधिकारियों को भी बुलाया गया था। तहसील सदर में उप जिलाधिकारी ए दिनेश कुमार की मौजूदगी में वहां आए फरियादियों ने अपनी पीड़ा बताई और उनका समाधान मांगा। एसडीएम की माने तो समस्त समस्याओं को सुनने के साथ ही संबंधित विभागों को उनके निस्तारण के आदेश दिए गए हैं। बारिश की वजह से बहुत ही सफाई करने के लिए बहुत शिकायत आ चुका है। नगर निगम का सीमा के अंतर्गत ग्राम बहुत शिकायत सफाई करने के लिए आ चुका है। पानी बहुत भरा हुआ है, इसी का जल भरा हुआ, इसी का शिकायत आ चुका है। संबंधित वीडियो नगर निर्माण का इसी का एप्लीकेशन हम भेज रहे हैं तुरंत इसी का सॉल्व करने के लिए। गौरतलब है कि यहाँ तमाम लोग ऐसे भी थे जो पहले भी कई बार इन समस्याओं के समाधान के लिए
तहसील दिवस आए थे, लेकिन सरकारी तंत्र की नाफरमानी के चलते उनका निस्तारण नहीं हो सका। ऐसे में शासन की इस महत्वाकांक्षी योजना पर भी सवालिया निशान उठते हैं। प्रशासन जिनके उत्तर जुटाने में लगा हुआ है। 4 दिन बाद ही टाइटाफिस हो गया प्रशासन का पॉलिथीन विरोधी अभियान, जिसके चलते शहर भर में धड़ल्ले से पॉलिथीन का प्रयोग किया जा रहा है। यहां बता दें कि एडीएम सिटी राजेश श्रीवास्तव ने कई टीम बनाकर ताजनगरी के विभिन्न क्षेत्रों में छापामार कार्रवाई की थी, लेकिन चंद दिन के बाद ही पॉलिथीन का प्रयोग एक बार फिर चरम पर है। दुनिया भर में ताजमहल के नाम पर अपने आप को कैश कराने वाले शहर में नियम कायदों और आदेशों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जहां पर प्रशासन की ओर से पॉलिथीन को प्रतिबंधित कर पूरी तरह से बैन करने की कार्रवाई अमल में लाई जा रही थी, लेकिन आप खुद ही देख लीजिए प्रशासन के इन दावों में कितनी सच्चाई है। यहां बता दें कि इसकी रोकथाम के लिए प्रशासन द्वारा बाकायदा टीम बनाकर विभिन्न क्षेत्रों में छापामार अभियान भी चलाया गया, लेकिन चंद दिनों के बाद ही उस अभियान की हवा निकल गई और शहर की सड़कों पर खुलेआम पॉलिथीन का प्रयोग किया जा रहा है और दुकानदारों से लेकर ठेल धकेल वालों को ऐसा करने में प्रशासन का कोई खौफ नहीं नजर आता। हालांकि ये जिम्मा केवल प्रशासन का ही नहीं है, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। आम आदमी से लेकर हर खास को पॉलिथीन के प्रयोग से खुद बचना चाहिए, क्योंकि इसके नुकसान का अंदाजा इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। दरअसल पॉलिथीन एक ऐसी वस्तु है जिसका प्रॉपर डिस्पोजल संभव नहीं है, लिहाजा वेस्ट होने पर यह न केवल शहर के नाले नालियों को चोक करती है, बल्कि बेजुबान जानवर भी इसे खाकर बेमौत मरने पर मजबूर हो जाते हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ताज न्यूज। ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है, तो तुरंत संपर्क करें। 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। नंदिनी ग्रुप का एक और कदम, नंदिनी स्टेट। अब कागारौल में एक ऐसी कॉलोनी जहां आप पा सकते हैं पक्की सड़क, स्वच्छ जल, बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति, हरे भरे पार्क, भव्य मंदिर, कॉमर्शियल प्लॉट और दुकान, वो भी बहुत कम कीमत में। ये सब सुविधा कागारौल में गेटबंद कॉलोनी यानी नंदिनी स्टेट में। अब गांव को शहर बनाना है, हमारा सपना आपका घर हो अपना। नंदिनी स्टेट। क्या है इस्लाम के 5 फर्ज? क्या है इस्लाम के मायने? रमजान क्या है? क्या है रमजान की फजीलतें? कौन कौन सी बातें हैं अल्लाह को पसंद? रमजान और इस्लाम से मुताल्लिक ऐसे ही सवालातों के जवाबात के साथ हम ला रहे हैं प्रोग्राम माहे रमजान। माहे रमजान, जिसमें आप कॉल कर पूछ सकते हैं रमजान से मुताल्लिक अपने सवालात। आप हमसे राब्ता कर सकते हैं इस नंबर पर 0562-688-8845। माहे रमजान देखिए 19 जून से हर रोज सुबह 11 बजे सिर्फ ताज 786 पर।
ब्रेक के बाद स्वागत है, देखते हैं अगली खबर। जाम से जूझता आगरा हर दम जाम से करहाता नजर आता था, लेकिन देर से ही सही प्रशासन ने इसको गंभीरता दिखाते हुए अतिक्रमणकारियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में एसडीएम के नेतृत्व में पालीवाल पार्क चौराहे से जीवनी मंडी चौराहे तक अतिक्रमण अभियान चलाया गया। इस दौरान निगम के महाबली ने देखते ही देखते पक्के निर्माणों को जमींदोज कर दिया। इस दौरान टीम को कई बार विरोध का सामना भी करना पड़ा, लेकिन पुलिस बल के चलते उनकी एक ना चली और कार्रवाई जारी रही। सुबह हो या शाम, जाम शहर का दूसरा नाम बन चुका है। अपने इसी नाम के बदलने के लिए प्रशासन अब अतिक्रमणकारियों पर सख्ती के साथ कार्रवाई में जुटा है। मंगलवार को एसडीएम रेखा एस चौहान के नेतृत्व में एसीएम तृतीय अरुण कुमार और सीओ छत्ता के नेतृत्व में भारी पुलिस बल नगर निगम की टीम के साथ पालीवाल पार्क चौराहे पर पहुंचा, जहां से टीम ने कार्रवाई शुरू की। इस दौरान लोगों द्वारा कब्जाई गई जमीन को निगम के महाबली ने तोड़ना शुरू कर दिया। देखते ही देखते महाबली अवैध निर्माणों पर कहर बनकर टूटा और देखते ही देखते उन्हें जमींदोज करता चला गया। इस दौरान कई बार टीम को विरोध का सामना भी करना पड़ा, लेकिन इस दौरान पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद रही और कार्रवाई को जारी रखा गया। प्रशासन ने नगर निगम और पीडब्ल्यूडी के साथ पूरे आगरा सिटी में जितनी भी रोड्स हैं वो किसी भी विभाग की हो, वो पीडब्ल्यूडी की हो या नगर निगम की हो, उसकी कार्य योजना तैयार करवाई है कि अतिक्रमण बारी बारी से 1 बाय 1 रोड्स को लिया जाए। तो नगर निगम ने अपनी 33 सड़कें चिन्हित की हैं और पीडब्ल्यूडी को आज शाम तक जो है वो अपनी कार्य योजना देंगे, जो भी इनकी मेन रोड्स हैं। तो इसमें बारी बारी से एक रोड पूरे मतलब एक दिन में एक रोड पर टेकअप किया जाएगा, वो चाहे एक दिन में हो या 2 दिन में हो। इस तरह से पूरे शहर में जोन वाइज अलग अलग दिन में कभी पीडब्ल्यूडी की रोड्स को, कभी नगर निगम की रोड्स को टेकअप करके और अतिक्रमण हटाने का एक अभियान जारी रहेगा लगातार। एसडीएम और सीओ छत्ता के साथ चलने के कारण नगर निगम को किसी तरह के विरोध का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि जो लोग विरोध पर उतर रहे थे उन्हें पुलिस हटा देती और फिर किसी की हिम्मत नहीं होती। इतना ही नहीं, पुलिस व प्रशासन के खौफ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोग खुद ही अपने निर्माणों को तोड़ने पर विवश हो गए। एसडीएम रेखा चौहान ने साफ कह दिया है कि प्रशासन अब अतिक्रमण करने वालों को हल्के में नहीं लेगा, बल्कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। 7 जुलाई को डाक विभाग ने प्रतापपुरा प्रधान डाकघर पर अपनी पहली एटीएम लगा दी है और डिजिटल इंडिया के प्रोजेक्ट को साकार करने में पहल की है। डाक विभाग ने आगरा में पहली एटीएम मशीन लगाई है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया ने फीता काट कर किया। डाक विभाग आगरा में अभी 16 एटीएम और लगाए जाएंगे, जिनको जल्द ही अमली जामा पहनाया जाएगा। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार डाक विभाग ने आगरा में अपनी पहली एटीएम मशीन का उद्घाटन कर ही दिया। प्रतापपुरा प्रधान डाकघर पर डाक विभाग ने अपना पहला एटीएम लगाया है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया ने किया, जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया के प्रोजेक्ट को इस शुरुआत से जोड़ते हुए एक पहल बताया। साथ ही डाक विभाग और उसके अधिकारियों को इस शुरुआत के लिए बधाई दी। खुशी है कि भारत सरकार की एक अनूठी पहल के अंतर्गत आगरा में जो हमारा हेड पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर एटीएम की आज शुरुआत हो रही है और शहर में 17 और ऐसे एटीएम सेंटर खुलेंगे जहाँ से लोग आसानी से पैसा जमा करा सकते हैं और वहाँ से आसानी से उसको अपना पैसा कैश करा सकते हैं। वहीं इस मौके पर पोस्ट मास्टर जनरल TQ मोहम्मद ने डाक विभाग में हो रहे तमाम बदलावों की जानकारी दी। पीएमजी ने बताया कि डाक विभाग का आगरा में ये पहला एटीएम है और बहुत जल्द बड़े डाकघरों पर और भी एटीएम मशीन लगाई जाएंगी, जो आगाज होगा डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने का। साथ ही डाक विभाग ने खाता खोलने वाले खाता धारकों को बैंकों से बेहतर सेवा और सुविधा देने का आश्वासन दिया। जो हमारे पोस्ट ऑफिस में जो ज़्यादा भीड़ लग जाती है लोगों को पेमेंट लेने में, या खास करके पेंशनर होते हैं जो ओल्ड एज होते हैं उनको आ करके लाइन लगाना पड़ता है, तो इससे ये ख़त्म हो जाएगा और वो जब चाहें अपनी मर्जी से शनिचर हो, इतवार हो, सुबह हो, शाम हो, जब चाहें अपने कन्वीनियंस से अपनी सुविधा से आएँ और एटीएम से पैसा। आगरा में डाक विभाग ने अपना पहला एटीएम लगा दिया है और शहर के लोगों से डाकघरों में खाता खोलने की अपील भी की है। साथ ही डाक विभाग के डाकघरों में खाता खोलने वाले खाता धारकों को बेहतर सेवा और बेहतर सुविधा देने का वादा किया है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि डाक विभाग अपने खाता धारकों को कितनी बेहतर सुविधा दे पाता है, क्योंकि बैंकों के मुकाबले डाकघर
आज भी काफी पीछे दिखाई पड़ता है। डाक विभाग की सुकन्या समृद्धि योजना देश की उन बेटियों का भविष्य संवारने का भी काम करेगी जिन्हें अपनों ने ठुकरा दिया है, और इस कार्य में डाक विभाग के अधिकारियों का सहयोग करने के लिए समाज सेवियों के साथ राजनीतिक लोग भी आगे आ रहे हैं। इस योजना से प्रभावित होकर केंद्रीय राज्य मंत्री ने भी घोषणा की है कि वो 2 अनाथ बेटियों को गोद लेंगे और इस योजना का लाभ पहुंचाएंगे। साथ ही आर्थिक रूप से मजबूत लोगों से अपील की है कि अनाथ बेटियों को इस योजना का लाभ पहुंचाएं। डाक विभाग के पहले एटीएम का उद्घाटन करने पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया ने प्रतापपुरा प्रधान डाकघर पर सभा के दौरान डाक विभाग की सुकन्या योजना को लाभकारी बताया और इस योजना को देश की बेटियों का भविष्य संवारने का मौका भी बताया है। लोगों से अपील की कि आज हर इंसान अपनी बेटियों के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहता है। ऐसी चिंता से ये योजना राहत देने का काम करेगी। साथ ही इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने सुकन्या योजना से प्रभावित होकर 2 अनाथ बेटियों को गोद लेकर सुकन्या योजना का लाभ पहुंचाने की घोषणा भी की और लोगों से अनाथ बेटियों को गोद लेकर उनका भविष्य संवारने की अपील भी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के ओर से बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत मैं सबसे अपील करना चाहता हूं कि एक गरीब कन्या को गोद ले और 1000 रुपया महीने उसके खाते खोल करके उसके जमा कराएं और जब वो 18 साल की हो जाएगी तो उसको 6.5 लाख रुपए उसको प्राप्त होंगे, जिस 6.5 लाख में उसकी शादी और उसका जीवन एक मजबूती के साथ जीवन यापन वो कर सकेगी। मैं आज स्वयं यहाँ पर डाकघर के सभी अधिकारियों को बधाई देता हुआ और शहर की जनता से अपील करता हूँ कि जो भगवान की कृपा से जिनको आर्थिक दृष्टि से ऐसा कर सकते हैं वो जरूर एक कन्या को गोद लें। केंद्रीय राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया ने प्रधान डाकघर पर मंच से 2 अनाथ बेटियों को गोद लेकर सुकन्या योजना का लाभ देने की घोषणा की और शहर के आर्थिक रूप से मजबूत लोगों से अपील की कि वो इस योजना का सहयोग लेकर अनाथालयों में जीवन गुजार रही बेटियों का भविष्य संवारने में सहयोग करें। केंद्रीय राज्य मंत्री की इस घोषणा से सुकन्या समृद्धि योजना को जनहित में जारी योजना की उपाधि देने का काम किया है, जिसमें कोई भी व्यक्ति सेवा भाव की सोच से अनाथ बेटियों का जीवन संवार सकता है। सुकन्या योजना से केंद्रीय राज्य मंत्री के जुड़ने के बाद इस योजना को राजनीतिक सहयोग भी मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है। हालांकि इस योजना में कई समाज सेवी, डॉक्टर, विभागीय अधिकारियों ने भी अनाथ बेटियों को गोद लेकर सुकन्या योजना का लाभ दे चुके हैं। महापौर कितने ही दावे क्यों ना करें कि सभी पार्षद निगम में एक समान हैं, लेकिन समानता कहीं नजर नहीं आती। यही कारण है कि भाजपा पार्षद दल के नेता कुंदनिका शर्मा के साथ उपनगर आयुक्त से मुलाकात करने पहुंचे और अधूरे पड़े कार्यों को पूरा करने की मांग की। कुंदनिका शर्मा का कहना था कि अगर उनके काम समय पर नहीं हुए तो वो संघर्ष के लिए भी तैयार हैं। पूरे सदन की स्थिति खराब है। ऐसा नहीं है कि हमारे पार्षदों के काम नहीं हो रहे हैं, अन्यों के हो रहे हैं, ऐसा देखने में नहीं आ रहा। सभी पार्षद, कुछ पार्षदों को छोड़ के अन्य पार्षदों की स्थिति खराब है। आज हम भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को लेकर यहाँ बैठे हैं और सबकी संबंधित कोटे की फाइलें निकलवाई हैं और उनका डाटा निकलवाया जाएगा कि कौन कौन सी फाइलें नहीं हुई हैं। यदि पार्षदों के कोटे की फाइल नहीं हुई है तो 15 दिन का समय दिया गया है और 15 दिन के अंदर ही उन पार्षदों की कोटे की फाइल सैंक्शन करवा दी है। पूर्व मेयर अंजुला सिंह माहौर की घर वापसी के बाद भाजपा में अब और भी नेताओं की वापसी के कयास लगाए जा रहे हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए भगवा खेमा हर तरह के दांव चलने की कोशिश में लगा है। हालांकि पार्टी में गुटबाजी की वजह से कोई भी खुलकर कुछ कहने को तैयार नहीं। पूर्व मेयर अंजुला सिंह माहौर की घर वापसी के बाद भाजपा में कई अन्य नेताओं की एंट्री का रास्ता साफ हो गया है। गौरतलब है कि सांसद रामशंकर कठेरिया से अनबन की वजह से भाजपा से 2 पूर्व एवं एक वर्तमान मेयर ने किनारा कर लिया था। लोकसभा चुनाव के समय पार्टी छोड़कर गए मेयर इंद्रजीत आर्य का भगवा प्रेम किसी से छिपा नहीं है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही पार्टी में कई अन्य नेताओं की वापसी हो सकती है। केंद्रीय राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया के दबे मन विरोध के बावजूद भी पूर्व सांसद प्रभुदयाल कठेरिया और अब अंजुला की वापसी नए संकेत दे रही है। देखो, सुबह का भूला शाम को यदि वापस आया तो उससे भूला नहीं कहते। अंजुला जी माहौर और किसी कारण से पार्टी छोड़ के गई थी, वो पुनः घर वापसी हुई है, उसका स्वागत है। पार्टी का परिवार बढ़ना चाहिए। पार्टी किसी जाति विशेष की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जन जन की पार्टी है। जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा थामने वाले
वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, उन सबका भारतीय जनता पार्टी के परिवार में स्वागत है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भगवा खेमे ने अभी से रणनीति बनानी शुरू कर दी है। खबर तो यहाँ तक है कि नीले खेमे के 2 माननीय भी पार्टी में एंट्री को लेकर लंबे समय से लगे हुए हैं। गौरतलब है कि भाजपा छोड़कर अन्य दलों में जाने वाले अधिकांश नेताओं को घर वापसी ही करनी पड़ी है, फिर चाहे वो डॉक्टर रामबाबू हरित हो या प्रभुदयाल कठेरिया। भगवा प्रेम इन्हें फिर से पार्टी में खींच लाया। भाजपा में चल रही गुटबाजी की वजह से नेता एक दूसरे को कमजोर साबित करने के लिए जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री के सरकारी आवास का मामला दिन ब दिन तूल पकड़ता जा रहा है। एनएसयूआई के छात्र नेताओं द्वारा खंडारी परिसर में चल रहे धरने के 6वें दिन कांग्रेस के शहर व जिला के पदाधिकारियों ने धरना प्रदर्शन में भाग ले मंत्री से आवास खाली कराए जाने की मांग की। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया इन दिनों छात्र नेताओं के निशाने पर है। मामला खंडारी परिसर में बने उनके सरकारी आवास का है। एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने केंद्रीय मंत्री पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें भूमाफिया कहना शुरू कर दिया है। पदाधिकारियों ने रामशंकर कठेरिया पर सरकारी आवास में अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया है। मंत्री जी का आवास खाली कराने के लिए पिछले 5 दिन से खंडारी परिसर के गेस्ट हाउस में अपना कैंप लगाकर धरना दे रहे नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों के समर्थन में मंगलवार को जिला व शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी पहुंच गए, जिन्होंने खंडारी परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मानव संसाधन राज्य मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरना प्रदर्शन को शांत करने आए पुलिस और विश्वविद्यालय के अधिकारियों की छात्र नेताओं और कांग्रेस पदाधिकारियों से तीखी नोकझोंक हुई। कांग्रेस के पदाधिकारियों ने मंत्री जी पर अपने सरकारी आवास पर राजनीतिक मीटिंग कराने के आरोप लगाए। साथ ही कांग्रेस पदाधिकारियों का कहना था कि मंत्री जी अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं और 2 सरकारी आवासों को कब्जाए हुए हैं। छात्र नेताओं ने मंत्री जी के सुरक्षा कर्मियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो हमें डरा रहे हैं और धरना खत्म कराने का प्रेशर प्रशासन द्वारा बनवा रहे हैं। आज जिला महिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमारा कांग्रेस का छात्र संगठन काफी समय से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया जी का निवास यहाँ पे बना रखा है। यहाँ भाजपा की पार्टियां होती हैं, लगातार काफी समय से मीटिंग होती रहती हैं। हमारा प्रदर्शन माननीय कठेरिया जी जो कि मानव संसाधन मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, उनके खिलाफ चल रहा है। उनका कार्य शिक्षा को बढ़ावा देना, शिक्षा का स्तर बढ़ाना है। वो लगातार शिक्षा के स्तर को गिराते जा रहे हैं। एक शिक्षा के मंदिर में उन्होंने अवैध निर्माण करके रह रहे हैं। भारत सरकार का एक राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया, नरेंद्र मोदी का अपने आप को सबसे करीबी बताने वाला, आगरा के अंदर आज सबसे बड़ा भूमाफिया बन के जो हो रहा हुआ है। आगरा के अंदर कई अवैध जमीनों पे कब्जा है। काफी देर पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की नोकझोंक के बाद छात्र नेता खंडारी परिसर के बाहर लगे मंत्री जी के नाम के बोर्ड को हटाने की मांग प्रशासनिक अधिकारियों से करते रहे। फिलहाल प्रशासनिक अधिकारियों ने छात्र नेताओं की मांगों पर आश्वासन देते हुए उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। अब शहर के इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूलों में पढ़ाई के साथ चाइल्ड साइकोलॉजी पर भी मंथन किया जाएगा। अप्सा की ओर से आगामी दिनों में इस तरह की कार्यशाला का आयोजन कर बच्चों की मनोवृद्धि समझने का प्रयास होगा। जीपीएस नए सत्र में बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करते हुए वृक्षारोपण के लिए प्रेरित कर रहा है। समय के बदलते दौर में शिक्षा के साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास की जरूरत महसूस की जा रही है। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए आगरा पब्लिक स्कूल एसोसिएशन समय समय पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करता है। इस वर्ष अप्सा सत्र प्रारंभ में ही चाइल्ड साइकोलॉजी पर सेमिनार का आयोजन करने जा रही है। आनंद कॉलेज में होने वाली इस कार्यशाला में बच्चों की मनोवृत्ति पर मंथन किया जाएगा। सबसे पहले अप्सा के बारे में एक बात है कि अप्सा एक 50 स्कूलों का संगठन है, जिसमें हम सब लोग एक दूसरे को सजेशंस देते हैं। अप्सा पदाधिकारी प्रद्युमन चतुर्वेदी के मुताबिक एसोसिएशन के सभी सदस्य इस वर्ष से योगाभ्यास पर भी विशेष ध्यान देंगे। गायत्री पब्लिक स्कूल के प्राचार्य प्रद्युमन चतुर्वेदी ने ताज न्यूज के साथ विशेष वार्ता में अप्सा के विभिन्न आयोजनों की जानकारी दी। तो सबसे पहली चीज जो इस साल हम कर रहे हैं वो एक चाइल्ड साइकोलॉजी पे एक सेमिनार है, जो शारदा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर अप्सा कर रही है, जो कि आने वाले 18 तारीख को है। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में खेल भावना विकसित करने के लिए अप्सा की ओर से विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा। पर्यावरण के प्रति बच्चों को जागरूक करने के लिए वृक्षारोपण के प्रति बच्चों को प्रेरित किया जा रहा है। बदलते परिवेश में बच्चों में बढ़ती आपराधिक प्रवृत्ति के लिए चाइल्ड साइकोलॉजी जैसे विषय पर मंथन बेहद अहम हो गया है। फिलहाल यह वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का।
ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। नंदिनी ग्रुप का एक और कदम, नंदिनी स्टे। अब कागारौल में एक ऐसी कॉलोनी जहां आप पा सकते हैं पक्की सड़क, स्वच्छ जल, बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति, हरे भरे पार्क, भव्य मंदिर, कॉमर्शियल प्लॉट और दुकान, वो भी बहुत कम कीमत में। ये सब सुविधा कागारौल में गेट बंद कॉलोनी यानी नंदिनी स्टेट में। अब गांव को शहर बनाना है, हमारा सपना आपका घर हो अपना। नंदिनी स्टेट। क्या है इस्लाम के 5 फर्ज? क्या है इस्लाम के मायने? रमजान क्या है? क्या है रमजान की फजीलतें? कौन कौन सी बातें हैं अल्लाह को पसंद? रमजान और इस्लाम से मुताल्लिक ऐसे ही सवालातों के जवाबात के साथ हम ला रहे हैं प्रोग्राम माह रमजान, जिसमें आप कॉल कर पूछ सकते हैं रमजान से मुताल्लिक अपने सवालात। आप हमसे राब्ता कर सकते हैं इस नंबर पर 0562688845। माह रमजान देखिए 19 जून से हर रोज सुबह 11 बजे सिर्फ ताज 786 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। देखते हैं अगली खबर। निजी इंजीनियरिंग कॉलेज के भ्रामक विज्ञापनों ने इंजीनियरिंग में प्रवेश लेने वाले स्टूडेंट्स की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सीटें खाली रहने के डर से इंजीनियरिंग कॉलेज संचालक बड़े बड़े दावे कर स्टूडेंट्स को लुभाने में लगे हैं। गौरतलब है कि यूपीटीयू इस तरह के भ्रामक प्रचार प्रसार पर रोक लगा चुका है। इन दिनों निजी कॉलेज संचालक इंजीनियरिंग के प्रति स्टूडेंट्स के कम रुझान से बेहद परेशान है। कई निजी इंजीनियरिंग कॉलेज संचालकों को अब सीटें खाली रहने का डर सता रहा है। यही वजह है कि अब कॉलेज संचालक कई तरह के हथकंडे प्रवेश के लिए अपना रहे हैं। आए दिन समाचार पत्रों में इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बड़े बड़े विज्ञापन छप रहे हैं। इन भ्रामक विज्ञापनों में कॉलेज अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कॉलेज होने का दावा कर रहे हैं। गौरतलब है कि यूपीटीयू इस तरह के भ्रामक विज्ञापन छपवाने पर पहले ही रोक लगा चुका है। जो कॉलेज इस तरह का कर रहे हैं वो घटिया मानसिकता के कॉलेज है और मेरा इतना कहना है कि इस समय पेरेंट्स एडमिशन के लिए बहुत परेशान है और उस परेशानी में उसको जिस तरह से मायावी जाल में फंसाने की कोशिश जो कॉलेज और संचालक कर रहे हैं उनके खिलाफ मीडिया को भी सतर्कता बरतनी चाहिए और पेरेंट्स को भी ऐसे मायावी स्कूल संचालकों से बचना चाहिए। देखिए ये स्थिति ये हो गई है कि कॉलेज जो है बहुत ज़्यादा कॉलेज खुल गए इंजीनियरिंग कॉलेज में वाले जो संचालक हैं वो ये नहीं सोच रहे कि बच्चों को क्वालिटी प्रोवाइड करी जाए, बच्चों को अच्छे टीचर अपॉइंट किए जाए अपने यहाँ। उनका सिर्फ ध्यान सिर्फ ये है कि बिजनेस किया जाए
क्योंकि आजकल जो है सारी चीज़ें जो है व्यवसाय के साथ जुड़ गई, तो बिजनेस करने के लिए वो भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। अभी भी बीते दिनों एक यूनिवर्सिटी ने सर्कुलर निकाला था कि कॉलेज बहुत माना हुआ कॉलेज है पूरे यूपी में, अजय कुमार गर्ग, और वो अपने आप को नंबर 3 लिख रहा है वो अमर उजाला में ऐड करके यूपीडी रिजल्ट, जबकि अभी तक कोई भी परीक्षा फल घोषित नहीं किया गया है। भ्रामक विज्ञापन की वजह से इंजीनियरिंग में प्रवेश लेने वाले स्टूडेंट्स असमंजस में हैं। इस वर्ष करीब 2.25 लाख स्टूडेंट्स ने यूपीटीयू की प्रवेश परीक्षा दी थी, जिसमें से करीब 45,000 स्टूडेंट्स अब तक काउंसलिंग के लिए आए हैं। ऐसे में निजी इंजीनियरिंग कॉलेज संचालकों की धड़कनें बढ़ना लाजमी है। बीटेक की कई ब्रांचेस से तो स्टूडेंट्स ने लगभग तौबा ही कर ली है। अब स्टूडेंट्स अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज की तलाश इन भ्रामक विज्ञापनों ने ज्यादा मुश्किल कर दी है। सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज में अब असाध्य रोगियों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेंगी। शासन ने असाध्य रोग के इलाज के लिए अलग से धनराशि मेडिकल कॉलेज को दी है। जल्दी ऐसन में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से शुरू हो सकेगा। अब इलाज के लिए असाध्य रोगियों को दिल्ली और लखनऊ की ओर नहीं भागना पड़ेगा। सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज में असाध्य रोग से पीड़ित मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेंगी। प्रदेश सरकार ने गंभीर रोग से पीड़ित मरीजों को सुविधा देने के लिए स्पेशल बजट आवंटित किया है। प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक के मुताबिक जल्द ही बैठक कर आगामी रणनीति तैयार कर ली जाएगी। असाध्य रोगियों के लिए अलग से बजट मिलने से कैंसर जैसी बीमारियों का भी इलाज संभव हो सकेगा। तो असाध्य रोग के लिए अभी बजट आया है हमारे पास, तो इससे मैं चाहूँगा कि आज मीटिंग, उसी के सिलसिले में मीटिंग है, 2-4 दिन में उसका डिसीजन हो जाएगा कैसे यूटिलाइज करना है। मैं चाहूँगा, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो आदमी को और उसके परिवार को जितना घातक पहुँचाती है, इकोनॉमिकली, मेंटली तोड़ देती है। इसके लिए सरकार की जो इस असाध्य रोग स्कीम बड़ा कारगर, बड़ा अच्छी साबित होगी। इस बात का विश्वास दिला रहा हूँ कि जितना बजट आया उसका सही यूटिलाइजेशन मरीज के लिए हो, ये ज़्यादा से ज़्यादा मरीज लाभान्वित हो। और जो मैं ये भी कहना चाहूँगा, जो प्राइवेट भी इलाज कर रहे हैं उन्हें भी यहाँ पर सुविधा, जो अपना बीपी, जो भी एक नॉर्मल क्राइटेरिया उन्होंने डिसाइड किए हैं जियो के अनुसार, बीपीएल कार्ड होना चाहिए, इतने एकड़ जमीन होना चाहिए, तो वो अपना इलाज फ्री करवा सकते हैं। इस बात की मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा। डॉक्टर हिमांशु यादव के मुताबिक असाध्य रोग से पीड़ित मरीजों के लिए अलग से वार्ड बनाकर बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी। सुविधा का लाभ मरीजों तक पहुंचाने के लिए मॉनिटरिंग कमेटी भी बनाई जाएगी। गौरतलब है कि एसएन मेडिकल कॉलेज में आगरा और आसपास के जिलों के हजारों मरीज हर रोज इलाज के लिए आते हैं। अभी तक असाध्य रोगियों को इलाज के लिए दिल्ली और लखनऊ की ओर रुख करना पड़ता था। अब अलग बजट मिलने से कॉलेज प्रशासन बेहतर सुविधाएं देने का दावा कर रहा है। मंगलवार को अबुल्ला दरगाह पर रोजा अफ्तार का आयोजन किया गया, जिसमें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असद उद्दीन ओवैसी ने शिरकत की। इस अफ्तार में शहर के कई जाने माने लोगों ने भी शिरकत की। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल पार्टी के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी का मंगलवार को आगरा दौरा रहा, जहां उन्होंने अपने आगरा प्रवास के दौरान अब्बू उल्लाह दरगाह पर रोजा अफ्तार पार्टी में शामिल हुए। अफ्तार पार्टी के बाद उन्होंने मीडिया द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि सभी दलों का रुझान मुस्लिमों की तरफ है और भाजपा द्वारा दी जा रही रोजा अफ्तार पार्टी में उन्हें भी आमंत्रित किया है, पर उन्होंने उसका विरोध करते हुए कहा कि जो लोग हमारे वजूद के खिलाफ हैं, मैं उनके यहाँ कैसे जा सकता हूँ। साथ ही उन्होंने योगा के ऊपर भी अपनी टिप्पणी दी। देखिए, मैं रोज़ा अल्लाह के लिए रखता हूँ, आरएसएस के लिए किसी के लिए नहीं रखता हूँ मैं। और मैं उनके पास क्यों जाऊँगा जो हमारे वजूद के खिलाफ हैं। मैं उनके पास कैसे जा सकता हूं जो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो कैसे जाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं हो जाने। वहीं सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने आगरा शहर में होने वाली अपनी रैली के परमिशन को रद्द करने के बारे में भी अपनी प्रतिक्रिया रखी। हाँ, 11 मरतबा परमिशन दिया गया और परमिशन देने के बाद उसको कैंसिल कर दिया गया। तो खैर ठीक है, ये उनका इख्तियार है। हमको इख्तियार है कि हम जाके आवाम से मिलेंगे, घर पे जाके बात करेंगे। क्या लगता है, सरकार को डर लगता है आपसे? अब वो लगता है तो वही है, अगर वो बहादुर होते तो वो अलाउ करते, हमको सुनने देते हमारी बात लोगों को। और अगर हम कोई गलती करते हैं तो फिर आप कानून इस्तेमाल करिए, बगैर सुने हमको। अच्छा, ये अजीब इत्तेफाक है कि आरएसएस, बीजेपी के और उनके ऑर्गेनाइजेशंस के तमाम फंक्शंस हो सकते हैं और हम हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में बोल सकते हैं, मगर उत्तर प्रदेश में नहीं बोल सकते। तो ये तो उत्तर प्रदेश की आवाम खुद समझ रही है, क्योंकि हम हक बोलते हैं, सच बोलते हैं, इसलिए सच कड़वा होता है और ये एक्सपोज हो जाने के डर से ये कोशिश कर रहे हैं, मगर कितना करेंगे, ज़्यादा नहीं कर सकते।
वहीं सांसद असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल पार्टी 2017 के चुनावों में भी उत्तर प्रदेश में अपने प्रत्याशी उतारेगी और जिला पंचायत के चुनावों में अपने प्रत्याशी उतारने पर भी आगरा के पदाधिकारियों से चर्चा करेगी। 2017 में तो हम अपने पार्टी की तरफ से कैंडिडेट्स खड़ा करेंगे, इलेक्शन में हिस्सा लेंगे इंशाल्लाह। कितनी सीटें पर ऐसा नहीं लगता कि आपके खड़े होने से मुस्लिम बटेगा और बीजेपी को फायदा होगा? ये बताइए कि फिर लोकसभा में तो हम कहीं नहीं खड़ा किए, 71 सीट्स पे बीजेपी कैसे कामयाब हो गई? हम तो खड़ा भी नहीं किए कहीं पर। हम तो हिंदुस्तान में सिर्फ हमारी सीट एक दो जगह पे लड़े और 280 बीजेपी कामयाब हो गई। तो फिर ये मैच फिक्सिंग कौन कर रहा है? ताजमहल पर जहां हर दिन हजारों की तादाद में सैलानी ताज का दीदार करने आते हैं, तो वहीं ताजमहल परिसर में इन सैलानियों से कमाई करने की चाह में लपके और अवैध कैमरामैन सक्रिय रहते हैं। विभाग की तरफ से पहले भी इन अवैध कैमरामैनों को बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका है, लेकिन ये लौट फिर कर वापस आ जाते हैं। मंगलवार को एक महिला सैलानी की शिकायत पर ताजमहल में एएसआई अधिकारी ने ताजमहल के पश्चिमी प्रवेश द्वार पर छापामार कार्रवाई की, जहां कई अवैध कैमरामैनों के कैमरे पकड़ उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई। पश्चिमी पर जहाँ टिकट का बिक्री हो रही है, वहाँ पर एक पर्यटक द्वारा शिकायत की गई थी कि इस तरीके से वहाँ फोटोग्राफरों द्वारा परेशान किया जाता है। उसी की तहत हम वहाँ पर गए थे। हमने देखा कि कुछ फोटोग्राफर जो है लाइन में लगे हुए पर्यटकों से कन्वर्सिंग कर रहे थे, अपना एल्बम दिखा रहे थे। उसी की तहत हमने 2-3 फोटोग्राफरों के कैमरे लिए और एल्बम लिए। सिरौली इलाके में जलभराव को लेकर क्षेत्रीय लोगों ने जिला मुख्यालय पर किया प्रदर्शन, जिन्होंने जिला प्रशासन के अफसरों को खूब खरी खोटी सुनाई। उनका कहना है कि सीवर का प्रॉपर निकास न होने के चलते सारा इलाका प्रदूषित हो रहा है और गंदगी के साथ साथ संक्रामक बीमारियों का खतरा भी मंडरा रहा है, पर संबंधित विभाग इससे पूरी तरह बेपरवाह है। मैं भी गई हूँ वहाँ पर, लेकिन वहाँ तो नाले और सड़क सब एक बराबर हो गई है। ये लोग कोई सिलेंडर लेके गिर जाता है, वहाँ कोई बाइक से गिर पड़ते हैं, ये लोग घायल हो जाते हैं। बच्चे उन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया है। समस्या के लिए है कि सिरौली रोड पे इतने गड्ढे हो गए हैं कि वहाँ से निकलना भी मुश्किल है। न नाले है, न रोड है, कुछ भी नहीं है। ताज न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।